and a very warm welcome to everyone joining us online today for this thought-provoking panel discussion hosted by Pakistan Psychology Talk. I am Naima Kiran, your host for today, consultant clinical psychologist, mental wellness expert, men's mental health advocate, and founder of Pakistan Psychology Talk. Our theme today, how to deal with stubborn mindset, is something we encounter across all areas of life, be it at home, in the workplace or institutions. मतलब हम हर जगह जो है ना stubborn mindset के लोग देखते होते हैं. कभी कभी हमारी उनके साथ बहुत ज्यादा बहस भी हो जाती है और हमें समझ नहीं आता कि हम उनको किस तरह से डील करें. और अक्सर हम खुद भी stubborn mindsets के साथ होते हैं. So we have invited a diverse panel of brilliant minds from psychology, sociology, education, human resource and motivational speaking to share insights, experiences and strategies to address this challenge. इधर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी आप लोगों के सवालात हैं आप अपने पास लिख सकते हैं, अपने नोटपैड में, अपने नोटबुक्स में लिख सकते हैं और उसको फिर हम एट द एंड ऑफ द सेशन जो हमारी ये डिस्कशन जब खत्म हो जाएगी तो हम एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे और उसमें हमको पूछेंगे सवालात, तो तब इजी भी रहेगा और आप सारे एक्सपर्ट से पूछ भी सकते हैं सवालात. ठीक है. सो अब मैं एक्सपर्ट्स की तरफ आती हूँ और मिस महविश अगर आपने ज्वाइन कर लिया हो तो आप बता सकती हैं. मिस महविश ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है. तो मिस महविश इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. मिस महविश हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और उनका 8 years प्लस एक्सपीरियंस है डीलिंग विद ड्रग एडिक्शन क्लाइंट्स. और अगर वो ज्वाइन कर लेती हैं तो मैं जो साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव है वो दे सकती हैं इजीली. कमिंग टूवर्ड्स अनदर एक्सपर्ट्स, सोशियोलॉजी के हमारे पास एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उजैर अमजद. इन्होंने अपनी पीएचडी की फ्रॉम मोनाश यूनिवर्सिटी एंड अब ये करंटली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के यूएमटी में. देन हम आते हैं मिस सुकैना हुसैन की तरफ. मिस सुकैना हुसैन, आप अपना प्लीज काइंडली इंट्रोड्यूस करवा दें अपने आप को. Assalamu alaikum. I'm Sukaina Hussain Ibrahim and I'm working as a director at Learning Lab Global. Basically, I work with exceptional needs, special needs के से जिन्हें आप कहते हैं और मेरा फोकस ज़्यादा जो है वो individual with spectrum पे है, autism. All right. उसके अलावा I'm a trainer with DEPT, that's Sindh government. I work with Sindh Police Department as well. And I'm a trainer with IBA and consultant too. And I'm working as a therapist as well. That's like mixture of different things. Thank you. That's good. So Miss Asmina Khan, kindly introduce yourself. So, hello everyone, Assalamu alaikum, this is Asmina. Okay, I have started my small online venture which is known as Bloom Empathy, and currently I'm in Karachi. Basically, I am from UAE. I'm practicing in Dubai और मेरे पास online all over the world clients हैं. उसके अलावा in Pakistan I was working in different association और मैंने कराची यूनिवर्सिटी में almost 2 साल as a visiting faculty भी पढ़ाया है. Right now, I am just working as an online clinical psychologist और मैं as a therapist भी काम कर रही हूँ. मेरे special areas हैं CBT, trauma, art therapy and उसके अलावा mindfulness and resilience is my basic जिस पे आजकल मेरी जो है वो campaigns वगैरह चल रही हैं. Okay. So, Mr. Hafiz Mozam Ali, kindly introduce yourself. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम हाफिज मौज़म अली है और मैं तकरीबन पिछले 12 साल से डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कैरियर काउंसलिंग के ऊपर डिबेट करता हूँ. बहुत सारे बच्चे हैं मेरे ऑब्जर्वेशन में जिनको कैरियर चूज करने में या और एजुकेशन कैरियर में सेटल होने में मैंने उनकी हेल्प की है और वो
अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में सप्लाई चेन का काम करता हूँ। बेसिकली मैं सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मैं करियर काउंसलिंग के ऊपर भी काफ़ी अर्से से काम कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये मेरा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था। ओके, सो पैनल एक्सपर्ट्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने आज के डिस्कशन को। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, बिफोर वी बिगिन विद द क्वेश्चंस, लेट्स क्विकली डिफाइन व्हाट वी मीन बाय स्टेबन माइंडसेट। स्टेबन माइंडसेट का मतलब क्या है? These are often rigid belief systems or resistance to change, even in the face of logic, learning और consequences. आप इनको जितने मर्जी लॉजिक दे दो, जितना मर्जी लर्निंग करवा दो, लेकिन ये जो है ये अपने आप को चेंज नहीं करते, जितने मर्जी कंसिक्वेंसेस भी इनको मिल जाए. So this can impact personal growth, social progress and mental well-being. With that, let's dive into our first question. तो मिस मैविश, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो ये आपसे सवाल है, क्योंकि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं. तो I just want to ask from you that from a clinical psychology perspective, what are the underlying psychological mechanisms that contribute to a stubborn mindsets? कैसे कौन से psychological mechanisms हैं जो stubborn mindsets को create कर देते हैं, contribute करते हैं, और क्या उनको हम change कर सकते हैं, और अगर change कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? Miss Mavish? I think she is not here. चलिए फिर उनके सवाल को हम आगे शिफ्ट करते हैं, और अब हम अपना सवाल जो है, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से हमें सवाल पहले चाहिए था, लेकिन अभी वो है नहीं डिस्कशन के लिए, सो हम अपना सवाल अब सोसाइटल पर्सपेक्टिव की तरफ लेके जाते हैं. तो मिस्टर डॉक्टर उजैर अमजद, ये सवाल मेरा आपसे है क्योंकि आप सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं. सो इन योर ओपिनियन, हाउ डज सोसाइटी रीइंफोर्स और चैलेंज स्टबर्न एटीट्यूड्स, स्पेशली व्हेन दे आर कल्चर, जनरेशन एंड नेचर? क्योंकि हमें बचपन में हमें तो ये कहा जाता है कि ना, अपनी अपनी बात पे अड़े रहो, डटे रहो, तभी आपको जो है कामयाबी मिलती है. तो ये स्टबर्न एटीट्यूड को जो है हमारी रीइंफोर्स कर रही है. तो आपके ख्याल में सोसाइटी किस तरह से रीइंफोर्स कर रही है और फिर चैलेंज कर रही है, जबकि वो कल्चर जनरेशनल है नेचर में? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आप लोग? जी जी, आपकी आवाज आ रही है. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, थैंक यू सो मच. अच्छा, बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका स्टबर्ननेस पे. अमूमन इस पे बात नहीं होती ज्यादा. ये एक बड़ा यूनिक किस्म का टॉपिक है. और सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें, सोशियोलॉजी तो हमें ही सिखाती है कि आपके ज्यादातर बिहेवियर जो हैं वो सोशली लर्नड होते हैं. ठीक है, आप बायोलॉजिकली आपको कुछ चीजें नहीं मिलती इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर्स. अगर तो अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो ऐसा कोई आपका इंटरेक्शन करने वाला बंदा हो जिसको कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम हो या कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो. अदरवाइज ये जो स्पेशली स्टबर्ननेस है, एक नॉर्मल इंसान स्टबर्न क्यों होता है, हमें लगता है, सोशियोलॉजिस्ट समझते हैं कि ये नर्चरिंग का ज्यादा फॉल्ट है. नर्चरिंग ही ऐसी की जाती है एक इंडिविजुअल की कि उसको ये समझ नहीं आती कि स्टबर्न होना ठीक है या गलत है. क्योंकि हमने स्टबर्ननेस की दो तरह की क्या कहते हैं, दो तरह की साइड्स हैं. एक स्टबर्ननेस अच्छी स्टबर्ननेस है जहाँ पे हम वैल्यू करते हैं स्टबर्न होने को. जैसे कामयाब बंदे कहते हैं कि तुम बड़े स्ट्रांग रहो और अपनी बात पे डटे रहो, जैसे भी आपने कहा कि डटे रहो अपनी बात पे और अपनी बात से ना हटो, क्योंकि यही कामयाबी का रास्ता है. एट द सेम टाइम हम ऐसी स्टबर्ननेस भी है जो हमें पसंद नहीं है, जहाँ हम चाहते हैं कि वो बंदा अडेप्ट कर जाए सिचुएशन के मुताबिक. अब जब भी एक इंडिविजुअल ग्रो अप कर रहा होता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये लाइन ड्रॉ करना कि कौन सी स्टबर्ननेस पसंद की जाती है और कौन सी स्टबर्ननेस पसंद नहीं की जा सकती. और फिर अगर आप इसको इस तरह देखें कि वो इस कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाता है कि मैं कौन सी कहाँ पे स्टबर्ननेस जाहिर करूं कि वो एक्सेप्ट हो जाए. तो इस वो कंफ्यूजन के जब वो शिकार होता है तो
अमूमन जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, जब मेरे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन होता है ना, तो वो बड़े स्टबन लगते हैं, टोन से समझ आ जाती है कि बड़े स्टबन है। अब मुझे समझ आ जाती है कि ये यहाँ पे कन्फ्रंटेशन हो जाएगी अगर मैं भी आगे से स्टबन हो गया, तो किसी एक को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा सा अडेप्टेबल बनाना पड़ता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ता है, ये रियलाइजेशन करके कि मेरे सामने जो इंडिविजुअल बैठा हुआ है वो स्टबन माइंडसेट के साथ होगा। आप स्टबन होने को, स्टबननेस के साथ दोबारा जो है वो टकरा नहीं सकते, अदरवाइज सिचुएशन खराब हो जाती है, एस्केलेट हो जाता है सारा मामला। तो हमें ये समझना है कि हम वहां पे किसी एक को बिल्कुल काम होके बहुत प्यार से, बहुत एहतराम से उस बच्चे को सुनना है, उसका उसको उसका उसकी उसकी सारे जो टैकल है जिसमें अपने आप उसने बंद किया उसको ब्रेक करने की कोशिश करनी पड़ती है, फिर ही। और ये होता ही सिर्फ डायलॉग से है, और आप कभी ये नहीं कर सकते कि आप ऊपर से एग्रेशन जाहिर करें उसके लिए, उसके साथ एग्रेसिव होंगे तो वो बात खराब होती है। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में अब तो ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि हमारे बच्चे स्टबन होते होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको नजर आना शुरू हो गया कि स्टबननेस तो बड़ी वैल्यू की जाती है, आपकी काफी बड़ा फ्रूटफुल है स्टबन होना। माओ से आप बातें मनवा सकते हैं, टीचर से आप ग्रेड्स ले सकते हैं, आप कहीं किसी पुलिस वाले से आप जो है वो अपना चालान माफ करवा सकते हैं, बस अड़ जाए आप जहाँ दिल करता है आप अड़ जाए। अड़ने को तो एक ऐसा एक कल्चर डेवलप हो गया है कि हमने अड़ने को बड़ा वैल्यू करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे नुकसान क्या हो रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स में डायलॉग की कमी होती जा रही है, दे आर नॉट ओपन टू डायलॉग्स। और जब आप डायलॉग्स ओपन नहीं करते और डायलॉग्स नहीं कर पाते तो फिर आप कभी भी आइडियाज आपके टूटते नहीं है, आपकी जो स्टबननेस है वो ब्रेक नहीं होती। सो आपने जब आप रिसीविंग एंड पे हैं किसी स्टबन बंदे के साथ, तो फिर आपने अपने आप को थोड़ा सा ओपन करना होता है टू कॉन्वर्सेशन, आप उसको बात करें। आप लोग साइकोलॉजी के ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, वो तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि स्टबन बंदे के साथ आप फिर डायलॉग पे आ जाते हैं। और सोशियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि स्टबन एटीट्यूड हमेशा इसीलिए डेवलप होता है एक इंडिविजुअल में क्योंकि उसकी किसी ने बात नहीं कभी सुनी होती, वो आगे से ये कह रहा होता है कि नहीं बस हट जाओ, मैंने यही करना है क्योंकि मैं इससे हट नहीं सकता, कॉन्वर्सेशन से अवॉइड करता है ऐसा बंदा। और हमारा कल्चर भी तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है कि हम स्टबन होने को ड्रामों में हम जो लड़का है वो बड़ा स्टबन होता है और वो इवेंचुअली लड़की को लेके निकल जाता है, हीरो जो है वो बड़ा स्टबन होता है, वो एनिमी को भी मार देता है और इवेंचुअली एंड पे वो बड़ा वैल्यू हो जाता है, उसका बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं हम स्टबन होना। तो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट जब बच्चा जब ग्रो अप कर होता है सारे एनवायरमेंट, तो उसके लिए बिकम्स ट्रिकी। तो हमें ये समझाना है उसको कि बेटा कौन सी स्टबननेस इज गुड फॉर यू और कौन सी कैन लैंड यू इन ट्रबल। और एज ए पेरेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज ए टीचर भी मैं समझता हूँ कि ये स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन करना इस मौजूद के ऊपर कि गुड स्टबननेस जो होती है ना वो बैड स्टबननेस में उसको फर्क करना सिखाना चाहिए। ये भी पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स की और बच्चों की। आई होप कोई ये आइस ब्रेकिंग कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि बैड स्टबन और गुड स्टबन का जो है वो डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जो लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं जहाँ पे वो लाइन क्रॉस कर रही है तो वो फिर हमें पता होना चाहिए कि वो बैड स्टबन की तरफ जा रही है। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड और हम जाते हैं अपनी एजुकेशनिस्ट की तरफ, मिस सुकैना की तरफ, जो कि एक्सपर्ट हैं अपनी अपनी ही एक्सपर्टीज के अंदर। सो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब तो जैसे आजकल 3 साल का बच्चा नहीं होता उसको स्कूल में दाखिल करा दिया जाता है और फिर उसके बाद से उसका स्कूल का जो एजुकेशन का जो सफर है वो स्टार्ट हो जाता है। सो आपके अकॉर्डिंग हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो ओपन माइंडेडनेस को कैसे कल्टीवेट कर रहा है, किस तरह से वो इनहेंस कर रहा है ओपन माइंडेडनेस को, और आर वी इक्विपिंग स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड अडेप्ट टू चेंजिंग आइडियाज। मतलब हम क्या स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कि वो क्रिटिकली सोचें और अपने आइडियाज को चेंज करें, क्योंकि बचपन में हमें तो इस तरह से किया जाता था कि सेब का कलर देखो रेड है ग्रीन नहीं करना, और जब कोई बच्चा ग्रीन करके लाता था कलर तो वो कहता था कि देखो मैंने ग्रीन कलर का एप्पल देखा है, लेकिन वो टीचर्स नहीं मानते थे इस चीज को, टीचर्स रहते थे नहीं जो हमने सिखाया उस पे लो। तो आपके अकॉर्डिंग किस तरह से हम एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस ला सकते हैं या एजुकेशन सिस्टम किस तरह से ओपन माइंडेडनेस को कल्टीवेट करे? अच्छा, thank you so much. That's quite a
डाइवर्जनल क्वेश्चन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हर बिहेवियर के पीछे एक रीजन होता है. अनफॉर्चुनेटली हम लोग रूट कॉज को नहीं पकड़ते, हम बिहेवियर पे फोकस रख रहे होते हैं, हम बच्चे को टैग कर देते हैं. ठीक है, ये बच्चा स्टबन है या ये बच्चा ये काम नहीं करता. अब जब आप बच्चे को लेकर सिर्फ एक रटा रटाया कुरिकुलम दे रहे हैं और आपको उसी बेस पे वन साइज फिट्स फॉर ऑल कर रहे हैं, तो फिर स्टबननेस भी आएगी. जब आप ओपन माइंडेड हैं ही नहीं, आप में डाइवर्सिटी है ही नहीं, आपने बच्चे की फाइल को जाके देखा ही नहीं कि उसकी हिस्ट्री में क्या था. अगर वो स्टबन था, इतने ओपन माइंडेड आप थे कि आपने स्टाफ रूम गॉसिप से निकल के उस बच्चे को कॉन्कर किया, उसको एक्सप्लोर किया, उसके हिस्ट्री लेने की ट्राई की, क्या स्टाफ रूम में जिस बच्चे को डिस्कशन किया जा रहा था आपने उसको एज इट इज लिया और आपने उसको डील करना शुरू कर दिया. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम टीचर्स जो हैं वो स्टाफ रूम गॉसिप पे चलते हैं और उसी हिसाब से बच्चे को डील करते हैं. कि एक नई टीचर आती है, उसके बारे में से डरा दिया जाता है कि क्लास 7 में अली जो है वो बहुत स्टबन है और उसके बिहेवियर इश्यूज हैं. सो आई फील कि ये वो टाइम है जब टीचर को चाहिए कि रूट कॉज, हर चीज की एक जड़ होती है, हम जड़ पे काम अगर करना शुरू कर दें तो बिहेवियर पर ऑफ कोर्स बिल्कुल. बिकॉज आपके सामने जब आप एक बहुत इजी एग्जांपल है, आप जब एक जानवर को टेम कर सकते हैं, आप उसको ट्रेन कर सकते हैं, तो ये तो अशरफुल मखलूकात है. सो मुझे ऐसा लगता है कि बिहेवियर पे काम करने से उसको, और बिहेवियर तो कोई भी चीज इज अ बिहेवियर, राइट. यू नीड टू फोकस ऑन कि आपको क्या चीज में चेंजेस लानी है और ओपन माइंडेड होना पड़ेगा. अगर आप ओपन माइंडेड नहीं होंगे तो आजकल की आपकी जनरेशन जी को आप खो देंगे, बिकॉज दे आर मोर स्मार्टर देन अस. They know each and everything. The screen is right in their hand, and as a result, जो चीज आप उनको खुल के पढ़ा रहे हैं कि आप ये करें, तो वो आपको आगे से रिटेलिएट करते हैं. सम टाइम हम उसको स्टबन होना कहते हैं, हालांकि अगर हम सोचे तो हम क्रिटिकल थिंकिंग को वहीं मार रहे होते हैं. सो दिस इज व्हाट माय 2 cents आर. थैंक यू. ओके, दैट्स गुड. वंडरफुल एक्सप्लेनेशन दी आपकी तरफ से कि हमें जो है, क्योंकि अब जेनजी का दौर है, तो हमें बिल्कुल थोड़े डिफरेंट तरीके से अब लेके चलना है अपने एजुकेशन सिस्टम में, और वो ओल्ड जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है और जो चीज़ आप सिखा रहे होते हैं वो एआई भी सिखा रहा होता है. आजकल तो बच्चे चैट जीपीटी की तरफ ज़्यादा भागते हैं. सो हमें थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने एजुकेशन सिस्टम में भी. तो मैं मिस अस्मीना खान से भी बात करना चाहूंगी. एज आपका एक्सपीरियंस रहा है वर्क प्लेसेस में, उनको ट्रेनिंग देने में आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि वर्क प्लेस जो है वहाँ पे अक्सर ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो चेंज को रेजिस्ट नहीं कर पाते. मोस्ट ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सीनियर मोस्ट पोजीशन पे बैठे होते हैं, यहाँ पे जो जूनियर होते हैं, तो वो उनको जो भी फीडबैक दिया जाए, जितना भी पॉजिटिव फीडबैक है, लेकिन वो उस पे डिफेंसिव हो जाते हैं और अपना रिएक्शन शो करते हैं. तो अगर कोई एचआर प्रोफेशनल है, तो कोई भी एचआर प्रोफेशनल कैसे इस सब को जो है ना एड्रेस कर रहा है और इस तरह के रेजिस्टेंट माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है ग्रोथ ओरिएंटेड वन में, किस तरह से कर सकता है, आप बताएं. अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आजकल वर्क प्लेस में आ रही है ना, वो आ रही है जनरेशनल गैप की. मतलब अगर कोई सीनियर पोजीशन पे आप देखें तो आपको लगेगा कि वहां पे बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई एजेड ह्यूमन बीइंग मौजूद होगा जिसकी अपनी कुछ प्रैक्टिसेस रही होंगी पास्ट टाइम में. और जब वो कोई न्यू हायरिंग लेते हैं या कोई न्यू लोग आते हैं, स्पेशली जेन जी, जो आजकल एक कॉन्सेप्ट है कि आप एजुकेशन के साथ काम भी कर रहे होते हो, कुछ अर्न कर रहे होते हो, तो वो वाली चीज वहां पे जो है ना, फिर वो जो हायर मैनेजमेंट होती है वो डिफेंसिव हो जाती है. क्योंकि आजकल जो जनरेशन है या अब जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, इवन हमारे टाइम के भी जो है मिलेनियल्स जो हैं, उनका भी है कि वो क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा है. उनको होता है कि हम जरूरी नहीं है कि पुराने रफीन से तरीकों से ही किसी प्रॉब्लम को या किसी इशू को सॉल्व किया जाए. इवन कभी कभी एचआर को भी काफी सीरियस चीजें फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि उनके जो अपर मैनेजमेंट होती है वो उनकी जो स्ट्रेटेजीज है उनको सुन ही नहीं रही होती, समझ ही नहीं रही होती. तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि वहां पे आपको ज्यादा, मतलब आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है अपनी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए. और यही वजह है कि आप वर्क प्लेस में बर्न आउट बहुत ज्यादा देखेंगे, क्योंकि वर्क प्लेस में मेंटल हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. उनके हिसाब से अगर कोई बीमार है तो उसको ऑफिस आना ही आना है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, और जो
एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि पुराने तरीके ये होते थे काम करने के कि भाई ऑफिस आना है, 9 to 5 जॉब करनी है, बाकी जो भी हो रहा है वो हमारा हेडेक नहीं है। सो अभी जो कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं उसमें मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। मतलब इन केस अगर आप ऑफिस में देखें तो लोगों ने मेंटल हेल्थ पे बात करना शुरू की है। एचआर के साथ साथ अब साइकोलॉजिस्ट को भी हायर किया जाता है वर्क प्लेस में, ताकि वो उसके साथ मिलकर काम कर सके। स्टबर्डनेस अगर ऑफिस में आती है तो उसका रीजन यही होता है कि जब एक क्लाइंट अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पुराने और नए चीजों को मिला के कोई स्ट्रेटजी डिजाइन करता है या उस पर काम करना चाहता है, और वहां पे कहीं से कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म के साथ आता है, वो उसको रोकता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन जनरेट होती है, जिसमें आप अक्सर एम्प्लॉयज में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के से हट के एक स्टबर्डनेस देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां पे ये होता है कि जब ये नहीं कर रहे तो फिर हम क्यों करें। और वो जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो उसका एक पार्ट बन जाता है। तो अगर मैं ऑफिस सेटअप की बात करूं कि वहां पे आप क्या कर सकते हैं, तो इज इट मोर बेटर कि आप जो है वो जहाँ पे एचआर को भी थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मेंटल हेल्थ की, और नहीं तो वो किसी से हेल्प ले सकते हैं, इसको आउटसोर्स किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि ऑफिस में एम्पैथी बहुत जरूरी है। आप अपने एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर नजरिए से हटके थोड़ा सा अगर देखें, एम्पैथी बहुत जरूरी है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई भी बिहेवियर आ रहा है, वो टीम वर्क नहीं कर पा रहे हैं या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई डिफरेंस ऑफ स्ट्रेटजी है, तो रूट कॉज पे काम किया जा सकता है कि वहां पे क्या ऐसी रूट कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। कोई एक फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है या अपर मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर आ रहा है जो एम्प्लॉयज के ऊपर इतना ज्यादा ओवरबर्डनाइज हो गया है काम, तो वहां पे आप बर्नआउट और मेंटल हेल्थ के साथ इनकी चीजों को नजर में रखते हुए एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैनेजमेंट के अंदर ऐसे ट्रबल्स, ऐसे इश्यूज आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो रूट कॉज या वो जो इशू होता है पर्टिकुलर वो सॉल्व नहीं हो रहा होता, क्योंकि किसी की सुनी ही नहीं जा रही होती। तो एक्टिव लिसनिंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वहां पे कि आप पूरी टीम को एक दफा एक साथ बिठा के उनसे एक मीटिंग कर लें और उनके जो भी नजरियात हैं या जो भी उनके डिस्कशन हैं उसको आप डिस्कस कर लें। टीम को अपने जो भी आपके डिसीजन है उसमें इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एम्प्लॉय के पास एक न्यू आइडिया होगा और हर एम्प्लॉय आपको एक काम करने का एक नया नजरिया, एक नया तरीका बता सकता है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। जो जरूरी नहीं है कि जो अप्रोच मैं रख रही हूँ या जो मैं सोच रही हूँ आप भी वही रख रही हूँ। हर इंडिविजुअल बहुत डिफरेंट होता है, वो उसके हिसाब से काम कर सकता है। उसके अलावा बाउंड्री सेट करें। ऑफिस में या वर्क प्लेस में आप ये जरूर देखेंगे कि अगर किसी की जॉब 9 to 5 है और वहां पे कोई प्रोजेक्ट आ गया है, तो वो जरूर आपको फोर्स करेंगे कि जी अब ये प्रोजेक्ट है, इसको 1 महीने में आपको खत्म करना है, तो आपकी ऑफिस टाइमिंग 9 to 10 हो गई है या 9 to 11 हो गई है, या आप घर जाके एक्स्ट्रा आवर्स काम करें। और वो चीज मैनेजमेंट की तरफ से आ रही होती है, लेकिन मैनेजमेंट को खुद नहीं मालूम होता कि आपने अपने एम्प्लॉय को कितना अंडर प्रेशर डाला है। और वहां पे एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो जाती हैं, क्योंकि जब वो उनको वो कहते हैं ना कि वो एक पीनट का उनसे कमिट कर लेते हैं कि आप अगर इसमें ये प्रोग्रेस करेंगे तो हम आपको वो पीनट दे देंगे, लेकिन वो पीनट कभी वहां तक पहुंचती ही नहीं है जहां बेसिकली उससे कमिट किया गया होता है। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं। मतलब आपको अपनी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी लाइंस हैं जो आपको ड्रॉ करना पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वर्क प्लेस है वो उस किस्म की हो, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग माइंडसेट के साथ आ रहा होता है। वी डोंट नो उस वो घर में क्या फेस करके आया, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। हमारा ताल्लुक सिर्फ उसके वर्क प्लेस जो भी वहां पे इश्यूज आ रहे हैं उनसे। बट अक्सर अक्सर ऐसा हुआ है कि वर्क प्लेस में ऑलरेडी मैनेजमेंट में इतना मैस होता है कि एम्प्लॉय उसको कोप अप नहीं कर पा रहे होते और एचआर की तरफ से वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि एचआर ने कमिट किया हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन से कि मैं आपको इन द एंड ये वाला रिजल्ट ला के दूंगा, और उसकी वजह से वो मैनेजमेंट और एचआर वो सब मिलके एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिससे एम्प्लॉय के ऊपर एक प्रेशर आ रहा होता है। तो ये वाला जो एचआर का रोल है ये बहुत डेलीगेट रोल है इसमें, क्योंकि एचआर को कंपनी के साथ साथ एम्प्लॉय से भी कनेक्ट करना पड़ता है। और वहां पे अगर वो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे अगर आप काम कर लें, जैसे एम्पैथी के साथ काम करें, किसी को कन्फ्रंट करने से बेहतर ये कि एटलीस्ट एक दफा उसकी बात सुन लें, उसकी अप्रोच को देख लें, मे भी शायद वहां पे कुछ हेल्पफुल हो। एक्टिव लिसनिंग है, और एक्टिव लिसनिंग में आप उसका आइडिया, उसका प्लान, वो किस तरह काम करने पे बिलीव करता है वो। उसके अलावा आप बाउंड्री सेट करें, टाइम बाउंड्री रखें, अपनी वर्क प्लेस की कुछ बाउंड्रीज रखें। हमारे यहाँ बहुत एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि पर्सनल हो जाते हैं फौरन ही। मतलब जरा सा आपकी मर्जी के खिलाफ बात हुई और फौरन पर्सनल अटैक कर देते हैं, आपके सामने वाला इमोशनली एकदम से ड्रेन हो जाए और आपने जो कहा है वो सही हो जाए। उसके अलावा
बाउंड्रीज हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, आपने जो कमिट किया है अपने एम्प्लॉय से उसको आप पूरा करें, नहीं तो आप उसको किसी ना किसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में कोई ऐसी चीज रखें जो उसके लिए भी हार्मफुल ना हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हार्मफुल ना हो। मतलब अगर आप एचआर के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको वो चीज भी पता होती है जो कंपनी की अपर मैनेजमेंट फेस कर रही है और वो चीज भी पता होती है जो लोअर मैनेजमेंट फेस कर रही है। सो यू हैव टू बी द मीडियम दैट यू बोथ कैन वर्क ऑन दैट। उसके अलावा ऑफिस में ट्रेनिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट इज इज अ की पॉइंट। मतलब अगर ये दो चीजें होती हैं सो योर एम्प्लॉय इज मोर हैप्पी टू वर्क। उसको मालूम होगा कि अगर मैं कहीं अटकता हूँ तो आई हैव सपोर्ट, मैं सपोर्ट ले सकता हूँ। और अगर ऑफिस में आप कोई नई चीजें या कोई पुरानी चीजें इन सबको मिला के कोई ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम बना लें जहाँ पे जो नई न्यू एम्प्लॉयज है उनको पुरानी चीजों का पता चल जाए और जो पुराने एम्प्लॉयज है उनको नई स्ट्रेटजीज का पता चल जाए। इट्स टाइम ऑफ एआई, आप एआई के दौर में जी रहे हैं, यहाँ पे अब वो पुरानी प्रैक्टिसेस नहीं रही है, हर चीज चेंज हो गई है। मतलब अब आप मार्केटिंग जो है वो गूगल एड से नहीं इंस्टाग्राम से करते। सो दीज आर द थिंग्स जिसके साथ अगर आप काम करें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, सो थिंग्स विल बी बेटर फॉर एम्प्लॉय एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू, जो कि ऑफिस कल्चर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील होता है क्योंकि ऑफिस कल्चर में मेंटल हेल्थ और ट्रेनिंग को इतना एम्फोसिस नहीं दिया जाता, एम्फोसाइज नहीं किया जाता। और अगर कोई एम्प्लॉय अगर इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है तो उसकी बात भी नहीं सुनी जाती प्रॉपर तरीके से। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एम्प्लॉय सेक्टर में जो है इस तरह से वर्क किया जाए ताकि हमारे जो बाकी जैसे टीचर्स हैं वो बर्नआउट ना फील करें, जो कि स्पेशली हमारे यंगर जनरेशन को जो है एक जनरेशन को लीडरशिप की तरफ लेके जाती है, तो उनको बर्नआउट फील ना हो, टीचर्स को बर्नआउट फील ना हो और इसी तरह से हमारी सोसाइटी के लोगों को भी बर्नआउट फील ना हो। मिस महविश, अगर आपने अब ज्वाइन कर लिया है तो आप अब इंडिविजुअल से रिलेटेड बता सकती हैं। मिस महविश, आप मुझे सुन रही हैं? अगर वो नहीं ज्वाइन करती फिर मैं आप सबको बता दूंगी क्लिनिकल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं खुद भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं उसको उस तरह से बता सकती हूँ अंडरलाइन, लेकिन अगर वो नहीं ज्वाइन करती वक्त पे तो चले फिर अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनके पास हम चलते हैं क्योंकि मिस्टर हाफिज मौजम अली, क्योंकि आपने बहुत सारे वेरियस लोगों के साथ काम किया है अपनी जिंदगी में, आप बहुत सारे वेरियस लोगों से मिले हैं तो आपको बेटर तरीके से आइडिया होगा कि बहुत से ऐसे लोग आपको मिले होंगे जिनके सेल्फ लिमिटिंग और फिक्स बिलीव्स हैं, जो अपने बिलीव से नहीं हटते और अपने आप को उन्होंने लिमिट किया हुआ है। तो आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आपके माइंड में, आपके ख्याल में क्या मोटिवेशन और माइंडसेट एक साथ चल सकते हैं और या फिर क्या कुछ और चीज है जिसको पहले चेंज करने की जरूरत है आपके अकॉर्डिंग? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं 2 मिनट का ब्रेक चाहूँ सब लोगों का। अज़ान के एहतराम में आपने मेरा साथ दिया और इसके साथ ही मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिस नईमा का और पाकिस्तान साइकोलॉजी टॉक का, उन्होंने मुझे एक मौका दिया है आप सबके सामने अपनी बात रखने का। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो मैंने बच्चों में गुजारा है, मैंने स्कूल में गुजारा है, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में गुजारा है, मैंने बहुत छोटी एज में प्रोफेशनल लाइफ में कदम रख दिया था और मैंने लोगों को स्टडी किया है, मैंने लोगों के बिहेवियर्स को स्टडी किया है। अब मैं अपनी बात रखता हूँ, मैं एग्री करता हूँ ज़ैर साहब की बात से कि स्ट्रगलनेस जो है वो 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कोई ऐसी स्ट्रगल जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती है, आप अपने गोल को अचीव करते हैं, आप पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, वो स्ट्रगलनेस आपके लिए अच्छी है। लेकिन अगर कोई ऐसी जिद है जो आपको नेगेटिव काम करने पे मजबूर कर रही है, जो आपको गलत काम करने पे मजबूर कर रही है, जो आपको बड़ों की इज्जत करने नहीं देती, जो आपको छोटों से बात करने का हुनर नहीं सिखाती, वो नेगेटिव स्ट्रगलनेस है।
मैंने इसको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया। ये बच्चों में भी होती है, ये बड़ों में भी होती है, ये बुजुर्गों में भी होती है, ये हर क्लास के लोगों में पाई जाती है। और इसकी डिफरेंट रीजन जो है वो हमारे सीनियर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, ये सब लोग हैं। अगर हम सब लोग इस पे मिल के काम करेंगे तो हम इस स्टबर्नेस को खत्म कर देंगे। मैं सबसे पहले आपको इसकी एग्जांपल दूंगा कि नेगेटिव स्टबर्नेस कैसे शुरू होती है, कहाँ से आती है और बच्चों में ये किस तरह से पाई जाती है। मेरी ऑब्जर्वेशन इस तरह की है कि हम किसी भी इवेंट पे, किसी शादी पे, किसी पार्टी पे, किसी भी मौके पे हम अपने बच्चे को सामने कर देते हैं कि मेरे बच्चे को पोइम आती है, और बड़ों के सामने उसको पेश कर देते हैं कि इनको सुनाओ। बच्चा नहीं सुनाना चाह रहा, बच्चे के अंदर ये डर आ गया है। सॉरी, मैं थोड़ा सा आगे चला गया हूँ। स्टबर्ननेस जो है वो फियर ऑफ लूजिंग है। आप किसी के सामने हार जाने का खौफ, किसी के सामने पीछे रह जाने का खौफ, किसी के सामने शर्मिंदा होने का खौफ, ये आपके दिमाग में जिद कायम कर रहा है। और जब आप बच्चे से ये कह रहे हैं कि सबके सामने वो कोई पॉइंट सुनाए, कोई नज़म सुनाए, अपना इंट्रोडक्शन दे, बच्चे में एक शाइनेस है, वो सबके सामने बात नहीं कर सकता, वो बात नहीं कर सकती, तो उसके अंदर एक स्टबर्न का एलिमेंट जनरेट हो चुका है। उसके माइंड में एक जिद क्लिक कर चुकी है और वो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स के ही अगेंस्ट हो जाएगी कि मेरे पेरेंट्स किसी भी मजमे के सामने मुझे खड़ा कर देंगे कि ये बोलो। अब उसके अंदर दो चीजों का डर आ जाएगा। एक, वो बोल नहीं पाएगी। दूसरा, उसको बोलना है, अगर वो नहीं बोल पाई तो लोग उस पर हंसेंगे। ये जिद की एक सबसे बड़ी वजह है। इसी तरह